वीडियो नहीं हुए तो ऑडियो भी चलेगा। तो मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मेरा नेटवर्क आज आज ही क्यों लो है पता नहीं, रोज नहीं होता है। लेकिन मैंने टेलीफोन से भी लॉग इन किया है ताकि नेटवर्क जाए नहीं। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस यस, मैं सुन तो रहा हूँ। रिकॉर्ड इस बात की तो नहीं पता। कर रहे हैं हम इसको। तो ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, ये बुक हम पढ़ रहे हैं नेवेल गोडार्ड। और नेवेल गोडार्ड मैनिफेस्टेशन के एक तरह से पायनियर थे। बहुत पुरानी ये किताबें हैं। और मैं पहले उसके फॉरवर्ड पढ़ूंगी आपको कि राइटर ने ये किताब लिखी क्यों। हमेशा मैं किताब पढ़ने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि राइटर क्या सोच के उसको लिखता है, ताकि मैं उसके नजरिए को, उसके दृष्टिकोण को देख सकूं। तो वो कहता है फॉरवर्ड में, इस बुक का जो कंसर्न है, किससे कंसर्न है? आर्ट ऑफ रियलाइजिंग योर डिजायर्स, कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसको आप पूरा कर सकें। एक ऐसी कला कि जो भी आप अपने जिंदगी में चाहें उसे पूरा कर सकें। वो कहता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका जो आपको ये बताता है कि जो आपकी दुनिया में आपको दिख रहा है राइट नाउ, जो भी आपको अपनी लाइफ के अंदर दिख रहा है, एनीथिंग, उसकी क्रिएशन कैसे होती है, हाउ दिस क्रिएशन टेक्स प्लेस, कि ये होती कैसे है। बुक छोटी सी है, सिर्फ 30 पेज की। वो कहता है लगता तो ये छोटी बुक है लेकिन ये बहुत ही गहरी है, और इसके अंदर एक खजाना छुपा है। खजाने के नाम को कहते हैं ट्रेजर, छुपा है। और बिल्कुल क्लियर डिफाइंड रोड है, मीन जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है कि आप अपने हर सपने को पूरा कर सकें। वो कहता है बहुत सारे लोग हैं जो इसको आर्ग्यू करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि राइटर झूठा है या राइटर के कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन मैं इन सारी जजमेंट को साइड में करता हूँ कि राइटर डिसऑनेस्ट है या डिसइल्यूजन्ड है या जो भी है, उसके एविडेंस ठीक नहीं है। उन सबको दूर रखते हुए मैं एक ऐसे रीडर को, एक ऐसे व्यक्ति को अपनी बुक पढ़ने के लिए चैलेंज करता हूं जो ओपन माइंडेड है, जो इन सब चीजों से दूर है। और वो जो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? चेतनता, हमारी चेतनता। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स चेतनता का सिद्धांत। एक ऐसा ओपन माइंडेड रीडर जो चेतनता के सिद्धांत को प्रैक्टिस करके, जो कि इस बुक में बताया गया है, अपना व्यक्तिगत सक्सेस यानी पर्सनल सक्सेस को पाए। उसको पाना, जब वो उसको पालेगा तो किसी भी बुक की ये कैसी है क्या नहीं है, वो इसे कन्विंस्ड हो जाएगा कि इस बुक में दम है। और बुक का नाम है फीलिंग इज द सीक्रेट। तो फॉरवर्ड में वो आपको क्लैरिटी में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है लोग आपको बोले इट इज बेसलेस, ये फजूल है, राइटर कुछ भी कह रहा है, लेकिन ओपन माइंडेड होकर आप इस किताब को सुने, इस किताब को समझें, और फिर वहां से आप इस किताब को प्रैक्टिस करें। इस किताब के अंदर जो आपको मिलेगा सब कुछ, वो आपकी लाइफ के अंदर आपके हर सपनों को पूरा करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि आप में से कितने जने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो वी विल नॉट स्पीक, विल कीप मम। तो इफ यू वांट टू कीप, यू वांट टू fulfill all your desires, तो then this book is for you। तो चलिए अब हम बुक को पढ़ने में चलते हैं कि हम उसका फर्स्ट जो चैप्टर 1 वी आर गोइंग टू रीड। टोटल बुक 31 पेजेस की है, सो वी आर नॉट गोइंग टू सी कि चैप्टर है, वी आर गोइंग टू रीड 10 पेजेस अ डे। चैप्टर 1 में वो कहता है लॉ एंड इट्स ऑपरेशंस, यानी वो सिद्धांत, और ये सिद्धांत काम कैसे करता है। द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, और ऑल विद इन इट, हर चीज जो इस दुनिया के अंदर, वो क्या है? द मैन्स कंडीशन कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिफाइड। अब इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। कंडीशनड कॉन्शियसनेस
इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ जो आपकी चेतनता है उसमें जो भी आप सोच रहे हैं, कंडीशन, मैं ऐसा करता हूं तो ये कंडीशन क्रिएट होती है कि ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि ऐसा हो जाएगा। तो वो ये कहता है आपकी चेतनता में जो भी कंडीशन है वो आपकी रियल लाइफ में ऑब्जेक्टिफाइड यानी वस्तुनिष्ठ हो जाएगी, नो मैटर व्हाट। आपकी चेतनता ही कॉज यानी कारण है कि जो भी आपको पूरी दुनिया सामने दिख रही है ना, पूरी दुनिया का जो भी सब्सटेंस दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतनता के वजह से है। तो अब अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है या आप ये देखना चाहते हो कि किसी भी क्रिएशन का सीक्रेट क्या है, वो क्रिएशन हो कैसे गई, तो आपको देखना क्या है, अपनी खुद की चेतनता को, आपकी कॉन्शियसनेस को। ये जो लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतनता का सिद्धांत, इसका नॉलेज, इसके लॉ को ऑपरेट करने का तरीका जब आप जान जाएंगे तो ये आपको अनेबल करेगा कि आपकी जिंदगी की कोई भी डिजायर है उसे आप अकम्प्लिश कर सकें। मींस नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ आपको जानना क्या है कि आपके खुद की चेतनता काम कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है, और ये आप जैसे ही जान जाएंगे कि वर्क कैसे करता है तो आप उसको यूज करके जो भी जिंदगी में चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब जब आपको वर्किंग नॉलेज आ गई इस सिद्धांत, अब आइडियल वर्ल्ड तो मींस आदर्श दुनिया, आपका आदर्श जीवन कौन सा है। तो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने साल जो रीडिंग की, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे को आदर्श जीवन चाहिए कौन सा है। मोस्टली इच्छाएं हम वो करते हैं जो समाज की दृष्टि से ठीक ठाक होती हैं। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि अकेले बैठ के रियलिटी में ये सोचिएगा कि मेरे लिए आदर्श जीवन है कौन सा, एक ऐसा उत्तम जीवन जो मैं सच में चाहता हूं या चाहती हूँ, वो नहीं जो समाज के दायरे से है। What I really want in my life, do I want to travel, do I want to earn money, or do I want to just lazy around, do I want to read books, anything. So you really need to know कि आपके लिए आइडियल वर्ल्ड है कौन सा, और ये आप इस सिद्धांत की नॉलेज से क्रिएट कर सकते हैं। जो चेतनता है यही एक रियलिटी है, और फ्यूगरेटिवली नहीं, मींस औपचारिक रूप से नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं औपचारिक रूप से ये बात नहीं बोल रहा हूं कि ये चेतनता जो है वो एक फॉर्मेलिटी के रूप से नहीं मैं बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज हाउ इट इज। एंड देन ही इज सेइंग कि कॉन्शियसनेस इज वन एंड द ओनली रियलिटी। मीन्स कॉन्शियसनेस ही एक ऐसी रियलिटी है जो एक्चुअल में है, और इसकी जो एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं पढ़ूं, दिस रियलिटी में फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी बी लाइकन्ड ऑन टू अ स्ट्रीम विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब वो हमें क्लियर करने के लिए, हमें और अच्छे समझाने के लिए बोल रहा है कि सेक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता के लिए आप ये समझिए कि हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन एंड अवचेतन। तो इसको इंटेलिजेंटली ऑपरेट करने के लिए जो लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन दोनों के रिलेशन। मैम आप म्यूट हो गए। मैम यू आर म्यूटेड। No sound, ma'am. Audio. हेलो।
मैम नो साउंड। आप मुझे सुन पा रहे हो? अब आया आवाज। यस मैम। हाँ मुझे नो ओके मैम, हाँ आवाज नहीं आ रही थी अभी तक, अब आई है। let me this I can't help now. Okay, so if you can hear me, let's go ahead. So if you are not, कभी नई आवाज आए तो please let me know. Ma'am, ठीक it's है? fine. ओके जी, ओके, तो लेट्स गो अहेड। तो इसको इंटेलिजेंटली ऑपरेट करने के लिए ये जरूरी है कि ये माइंड का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का आपस में रिलेशन कौन सा है। अगर आप एक इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना, तो आपके जीवन की ना धारा बदल जाएगी पूरी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ। चेतन माइंड जो आपका है, ये एक पर्सनल माइंड है और सिलेक्टिव है। मीन आपकी चेतनता, मैं ये कर लूं, मैं ये नहीं कर लूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो ये सारे डिसीजन आप अपने व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, खुद सिलेक्ट करके लेते हैं। जबकि जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, ये एक इम्पर्सनल माइंड है, ये व्यक्तिगत नहीं है और ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है आपका, क्योंकि ये सारी चीजें सोच रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका चेतन मन सब चीजों का कारक है। ऐसा नहीं है, आपका चेतन मन इफेक्ट है। ये आपको असर, जो चीजें आप देख रहे हो, ये होती हुई जो प्रेक्ष रूप से आप देख रहे हैं वो आपको दिखाता है, बल्कि रियलिटी में जो काम कौन कर रहा है, रियल क्षेत्र, कॉज, कारण, सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन। आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं सोच ब्रेन से रहा हूं, यहाँ से कॉन्शियसनेस से, और आप ये कह रही हैं कि अवचेतन मन से ये कह रहा है। तो इसे और बहुत खूबसूरत ढंग से नवेल समझाते हैं। वो कहते हैं आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक दंपति होते हैं, एक मेल और फीमेल, राइट। मेल यहाँ पे कॉन्शियस है, आपका चेतन माइंड, और फीमेल जो है आपका, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड है। मींस कॉन्शियस मेल है, सबकॉन्शियस माइंड फीमेल है। कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड सारे आइडियाज को ओरिजिनेट करता है, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अब आपके दिमाग में जो भी आया उसको आप अनकॉन्शियसली, आपको नहीं पता, ये आप हर पल कर रहे हो, हर पल कर रहे हो, हर पल कर रहे हो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट होता रहता है। 24 घंटे दिस इज वर्किंग, टक 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 टक, आप चाहें या नहीं चाहें, राइट। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा, सामने वाले आदमी को आप अंदर से ना बहुत ही बुरा समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन उसको, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको लगता है यार ये मेरी बात नहीं मान रहा, इसे कैसे पता लगा कि मैं इससे नाराज हूं। ये आपकी एनर्जी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये यहाँ से जनरेट हो रही है, कॉन्शियस माइंड से जनरेट नहीं हो रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसा भी आपका चेतन माइंड सोच रहा है, कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, ये उस आइडिया को रिसीव करता है और उसको एक आकार और एक एक्सप्रेशन दे देता है, नो मैटर व्हाट। लॉजिक और रीजनिंग यहाँ पे कोई काम नहीं आती है। तो अगर आप इसको देखो, इसका कहने का अभिप्राय क्या है? इसका कहने का अभिप्राय ये कि आपने चेतन माइंड के अंदर कोई भी आइडिया को कंसीव किया और फिर वो आइडिया अपने आप सबकॉन्शियस माइंड पे जाके इम्प्रेस हुआ, और वहां पे जो भी आपके सामने आपको वस्तुनिष्ठ दुनिया दिख रही है, ये वहां पे जाके क्रिएट हो गया। और आपको क्या लग रहा है, ये इसलिए हुआ, ये उसलिए हुआ। इसीलिए लैंडमार्क की एक लाइन है, देयर इज नोबडी आउट देयर, इट्स यू। कि सामने आपके और कोई नहीं है, आप खुद हैं। और ये पूरी दुनिया, आप जो भी यहाँ से सोच रहे हैं वहीं से क्रिएट हो रही है। आपको कहे नहीं, मैंने उसको बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आगे आगे हम इस बुक को जब समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, नोइंगली एंड अननोइंगली जो भी क्रिएट हुआ हुआ है, ये हुआ आपकी ही सोच से है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के पास में अपना कोई भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है, एक भी नहीं है। जो उसको कॉन्शियस माइंड बोलता है वो उसको सच मान ले, सच। और अगर कॉन्शियस माइंड ने बोला यही सच है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑब्जेक्टिफाइज कर देता है, उसी को क्रिएट कर देता है।
इसलिए इसलिए कोई भी मनुष्य अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग, कल्पना से और महसूस करने से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और ये आपको आजादी है कि आपको कौन सा आइडिया एंटरटेन करना है। जो लोग इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन लगेगा, बट जैसे जैसे बुक आगे बढ़ेगी आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो कहने के लिए क्या बोल रहे हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करके, अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करके कि मुझे कौन सा आइडिया एंटरटेन करना है, तो आप अपनी जिंदगी की क्रिएशन को बदल सकते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब महेश भाई ने बोला मुझे 50 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन बोला पर माना नहीं। मीन्स ऊपर से हम बोल रहे हैं पर हमने उसको फील नहीं किया, हमें विश्वास नहीं है। हम बोल रहे हैं, हम अपनी किताबों में लिख रहे हैं आई एम होल कंप्लीट एंड परफेक्ट, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, लेकिन उसे महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको इमोशनल लेवल के ऊपर समझ नहीं पा रहे, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इट हैज टू कम एज अ बिलीफ सिस्टम इन योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो means emotions has a very powerful role to play. तो जो आपने इमोशंस में आके, फीलिंग में आके जिस आइडिया को भी कॉन्शियस माइंड के अंदर एंटरटेन किया, वही तब कॉन्शियस माइंड में जाके क्रिएट होकर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। सो ये मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म ये है कि एक फीमेल एस्पेक्ट में क्या होता है, एक गर्भ होता है, एक वूम्ब होता है जिसके अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, राइट? सो आपके पास आइडिया कॉन्शियस माइंड में आया और बिल्कुल एक गर्भ धारण करके उसी आइडिया का जन्म होके वो आपके जीवन के अंदर आ गया। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्टेम्पलेट अ फीलिंग एज अ फैक्ट। जो भी आपने महसूस किया, जो आपकी इमोशन वर्क में आई, वो उसको मनन चिंतन करता है और उसको एक सच्चाई के रूप के अंदर प्रकट कर देता है। तो कहने के बाद आप इसको दिमाग से ये समझिएगा, आप कहीं भी जाते हैं, आप ये कहते हैं यार मैंने ये सोचा, ये हो गया, मिरेकल हो गया। मिरेकल नहीं हुआ, आपने उस समय जो सोचा उसमें इतनी पावरफुल इमोशंस थी, फीलिंग थी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो फ्लो में थी कि उसको वैसा का वैसा कर दिया। इसी एग्जम्पशंस के ऊपर आप ये समझ लें, आप अपने जीवन के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक साइकिल है, ये एक कोर्स है और इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। एक आइडिया सबकॉन्शियस माइंड पे इंप्रेस होता है थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग। कोई भी आइडिया, ये आपको सीक्रेट समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहते हैं भैया तेरी प्रेयर तो मान ली गई मेरी प्रेयर कोई नहीं मानता। तेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनता। तो भाई जो मेरी प्रार्थना थी ना, एक जने की प्रार्थना है हे राम मुझे दे दे, हे राम मुझे दे दे, हे राम मुझे दे दे, हे राम मुझे दे दे। एक कहता है हे राम ये मेरे पास है, तेरा दिया। दैट इमोशन, दैट फीलिंग gets your dreams realized. I hope it is clear. तो फीलिंग ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आपके आइडियाज कन्वे होंगे सबकॉन्शियस माइंड को। तो आपको पहला काम क्या करना है? अपनी चेतनता को, अपनी सोच को डिसिप्लिन करना है कि मैं क्या सोचूं और क्या नहीं सोचूं। दिल घबराया, एकदम घबरा गए, डर गए, तो फर्स्ट स्टेप इज टू नो कि मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, या मेरे को पॉवर्टी फील हो रही है, गरीबी फील हो रही है। पहला स्टेप ये है, ये जानना कि मैं नेगेटिविटी फील कर रहा हूं। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप फील क्या कर रहे हैं, आप ट्रेंड कैसे होंगे? आपको अपने मनोदशा का ज्ञान होना जरूरी है। सेकेंड स्टेप है कि उसको डिसिप्लिन करना। जो मैं चाहता हूं उसी सोच विचार के साथ में मैं इस पे काम करूं। तो ना आई वांट टू टेल यू समथिंग इन माय लाइफ।
For 2 years, I was trying to make my team and I could not make my team. And in the last 3 months, everything is coming like this. Everything. और इतनी books मैं पढ़ती हूँ. You know कैसे? जो मैंने अपनी struggle को खत्म किया. I was powerfully, forcibly trying to make the team, जहां पे टीम बनाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव था, और बड़ा स्ट्रेस करके ये वर्क इंडिया में जा, ये जा, वो जा, रिजल्ट नहीं था. मैं एक नए घर में आई. जब मैं यहाँ आई, एक नया जीवन शुरू हुआ 14 साल के बाद में, मैंने सोचा शालिनी दिस इज ब्यूटीफुल, जो है बहुत बढ़िया है, कोई नहीं है. मैं विपाशना के 4 सेशन हो गए मेरे. उन्होंने बोला टेक इट टू बी द बेस्ट एंड बिलीव मी इट्स लाइक मैजिक. इट्स लाइक मैजिक. तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो बिल्कुल अजमाई करी हुई बात है और इन्हीं बुक्स में से निकली है. तो आप इसको ये समझ लें कि जो ये वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, अगर ये आपकी जिंदगी में आ गए तो हर चीज आपके लिए पॉसिबल है. बस ये याद रखना, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए. तब होता क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी से नफरत करता है, अंदर ही अंदर हेट कर रहा है, किसी को पसंद नहीं कर रहा, ऊपर से नहीं दिखा रहा, अंदर से गरीब फील कर रहा है, इरिटेशन हो रही है, बीमार फील कर रहा है, अनवांटेड फील कर रहा है, अपने आप को प्यार नहीं कर रहा है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे क्या इंप्रेस कर रहा है? वो सब चीजें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इंप्रेस कर रहा है, जो वो जिंदगी में चाहता ही नहीं है, जिससे वो परेशान है. पर उसको ये पता नहीं है कि मेरा ये फील करने से, मेरे ये सोचने से, ये मेरे ऊपर यही इंप्रेस हो रहा है. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. तो जब हम बात करते हैं कि फीलिंग को कंट्रोल करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग को कंट्रोल करने से कि उसको सप्रेस करना है, उसको रेस्ट्रेन करके नहीं मैं तो ये सोचूंगी नहीं, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी. इट इज नॉट सो. इट इज डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ, अपने आप को अनुशासन में लाना और उन्हीं तरह की भावनाओं को, फीलिंग को, इमोशंस को सोचना, एंटरटेन करना, जो आपकी जिंदगी की खुशियों को कंट्रीब्यूट कर सके, ला सके. तो इसके लिए ना बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं. रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप स्ट्रेस में हो, जो आपको लग रहा हो कि दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप ये करें कि अपनी फेवरेट चीजों को एक लिस्ट बना लें और फिर आप उसको फटाफट 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 पढ़े ताकि आप हैप्पी हो जाएं. किसी को म्यूजिक का शौक है, वो म्यूजिक सुने. मीन्स एक नेगेटिव सोच जैसे ही आइडेंटिफाई हुई, उसी वक्त हमने पहले अपने आप को ओके आई एम इन अ नेगेटिव स्टेट. मैं बोलती हूँ मेरे मुंह से, मैंने अपने लिए क्या तरीका निकाला है, जैसे मैं स्ट्रेस में आती हूँ, वैसे आज शाम को भी मैं 4 बजे के करीब थोड़ी स्ट्रेस में थी, मैंने मेरी टीचर को बोला आई एम इन स्ट्रेस. तो बोल के दैट मीन्स आई रिकॉग्नाइज. Immediately, I took a small session with my students, went for a walk, had a cup of tea over, अपनी बुक पढ़नी शुरू करी और तैयार हो गए. And I moved out of it. तो कि मैंने मेरे ब्रेन को ये ट्रेन किया है, पहले तो ये जानना कि मैं नेगेटिव सोच कब कर रही हूँ. और आपको मालूम है, आपको पता भी नहीं लगता कि आप नेगेटिव सोच कब रहे हो, क्योंकि आदत है हमें. किसी स्टाफ ने कुछ बोला, अंदर से दिल कर रहा है थप्पड़ मार दे, पर दिस इज अ नेगेटिव थिंक अबाउट इट. सो आइडेंटिफाई करना, हम जो कल का स्टडी करेंगे सेंसेशन पे, उसको और डिटेल में लेके जाएंगे. लेकिन इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस, ओन फीलिंग, और वहीं पे गोयनका जी कहते हैं आई गई. रेजिस्ट नहीं करना है उसको रेजिस्ट नहीं करना है, और उसको बस वो आया और क्षण भर में चला जाएगा. तो आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर, फीलिंग आप पर अगर भावी हुई तो रिएक्शन की जिंदगी है, और अगर आपकी फीलिंग्स पे आपका कंट्रोल हो गया तो आप ये विश्वास करें बहुत ही हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ आप करेंगे. कोई भी अनडिजायरेबल फीलिंग आ रही है, उसको आपने एंटरटेन नहीं करना है. लाइक सिंपैथेटिकली भी नहीं करना, मैं बेचारी, मैं विक्टिम हूँ, अरे इसमें बुरा क्या सोच रही हूँ. नो, बिकॉज ये आकार ले लेगी और ये आपको और बेचारा करेगी और विक्टिम बनाएगी. तो अगर हाउ मेनी ऑफ यू फील मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं फील करती हूँ,
मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ। पहले 2 साल पहले आप लोग के साथ बुक पढ़ती थी तो ब्लो ड्राई करके ज्यादा सेट वेट होके बैठती थी। अब मुझे जैसे बैठी हूँ मुझे अच्छा लगता है और मैं आई एम फीलिंग बेटर, हेल्दी ऑल्सो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने बारे में भी ये मुझे अक्ल नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, मैं तो टेक सेवी नहीं हूँ, वो मुझे इंटेलिजेंट समझते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग। अगर ये फीलिंग भी आप एंटरटेन कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में इसी को लेकर आ रहे हैं। सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, ये आप समझ लो। क्योंकि अगर आपको अपने प्यार की अनुभूति नहीं है तो प्यार पाएंगे कैसे? तो किसी भी प्रकार की इम्परफेक्शन, दिस इज अ वेरी पावरफुल लाइन, किसी भी प्रकार की चीजें जो आपको उत्तम नहीं लगती, परफेक्ट नहीं लगती अपने में या दूसरों में, उस पे ड्वेल करना यानी उसके बारे में सोचना, उसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही बता रहे हैं। इसको तो अक्ल नहीं है, ये कैसे कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा है? अक्ल नहीं है, कैसे कर रहा है? तो आपकी जिंदगी अंदर सामने बेअक्ले लोग ही सारे खड़े हो जाने हैं, आप ये समझ लो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी हो तो आपको इन लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो चीजें आप ये चाहते हैं कि आपके साथ नहीं हो तो आपको उन चीजों को महसूस नहीं करना है। पूरा सिद्धांत जो है वो किस रूप पे बना हुआ है? फॉर योर फुल एंड हैप्पी लाइफ। बाकी सब तो व्याख्याएं हैं, कुछ नहीं है। आपकी हर छोटी से छोटी फीलिंग भी आपके अवचेतन मन को इम्प्रेस करती है। तो आपको, वो कहते हैं ना वचने, मेरी माँ कहती थी वचने क्यों दृढ़ता, हमेशा बोलती थी मुझे कि मुंह से बोले हुए शब्द में भी गरीबी क्यों? बिकॉज ये जो शब्द मुंह से निकला, ये टंकार हमने सुनी, तो शब्द निकलेगा कब मुंह से? जब ये यहाँ पर होगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर मैंने बोला तो मैंने यहाँ सोचा, अगर मैं यहाँ सोच रही हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज गॉन टू विपाशना, मैं वहां पे सेवक के रूप में गई। सेवक के रूप में जब मैं गई तो मेरी कुछ ड्यूटीज थी और सर्टेन ड्यूटी के बीच के अंदर एक साधक मुझसे थोड़े अपसेट हो गए। ये अननोइंगली हुआ, मुझे पता नहीं था। मैं टीचर के पास गई और मैंने उनसे बोला कि वो एक रशियन साधक थी कि वो मुझसे अपसेट हो गई और मेरे अंदर में इतनी गलानी कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने बोला शालिनी तुमने इसे जानबूझ के नहीं किया, कोई बात नहीं है, एंड तुमने उसको जाके हाथ भी जोड़ लिया, अपोलोजाइज भी कर लिया, इट्स ओवर। उनका कल्चर फर्क है, इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। मैं इधर को मुड़ी, वो उधर को मुड़े, वो वापस आई उसी वक्त। शी केम बैक एंड शी सेड रुको यहाँ पे, एंड शी सेड शालिनी bury this here, खत्म कर देना इस चीज को, इसको सोचना नहीं, नहीं तो ये संघारा बनता है। तो उन्होंने अपनी भाषा में मुझे क्या बताया? सोचिए, अगर मैं गिल्टी हूं और मेरे सोच में मैं गिल्टी हूं तो मेरे सबकॉन्शियस पे क्या इम्प्रिंट हो रहा है? गिल्ट। तो मेरी जिंदगी में वही सर्कमस्टेंसेस आएंगे, वो और गिल्ट को क्रिएट करेंगे, वो और गिल्ट को क्रिएट करेंगे, वो और गिल्ट को क्रिएट करेंगे। एंड ये सिर्फ हम पे इम्पैक्ट नहीं करता है, हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन पे भी इम्पैक्ट करता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो अगर आपके बगल में आदमी कोई बैठा उसको आपका स्ट्रेस फील होता है। कभी अगर आपने देखा आप लाइफ के अंदर हैं, ठीक है, और आपको अचानक से स्ट्रेस हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेस आपके थॉट से, अगर आपके उस रूम के अंदर भी किसी को स्ट्रेस है, इट इफेक्ट्स यू, बिकॉज वो फीलिंग आगे आके सबको इम्पैक्ट करती है। तो अब ये होता है, ओके, अब मुझे ये पता लग गया कि यार ये फीलिंग मुझे नहीं करनी है, अब इसे मैं भगा रही हूँ, तो मैं दूसरी फीलिंग लाने की कोशिश कर रही हूँ, या एट वन टाइम दो फीलिंग चल रही है। चलती है ना बच्चों के साथ, गुदेर करता है, बिल्कुल बिना लायक बच्चे पिटाई कर दें, फिर दिल करता नहीं, प्यार करने को भी करता है, बच्चे हैं हमारे, हस्बैंड वाइफ सबके साथ ऐसे होता है। जिस समय ऐसा हो रहा हो, आपका जो डोमिनेंट फीलिंग होगी वो रियलाइज हो जाएगी, आप ये समझ के चलो। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया ये हुआ है, आज तो लड़ाई होनी है, नहीं नहीं नहीं, फिर आपने कहा नहीं लड़ाई नहीं होनी, आई विल मैनेज इट, आई विल लव, इन दोनों में से दो जो डोमिनेंट फीलिंग होगी वो आपकी लाइफ में जरूर से होगी।
मेरा बेटा जयपुर जा रहा था, मैं जयपुर में ऑलरेडी थी। मेरे हस्बैंड ने बोला वो रुक गया, अगले दिन आऊंगा माँ, गाड़ी चला के मैं आ जाऊंगा। मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, नहीं आप उसे गाड़ी चला के मत आने दीजिएगा, आप ड्राइवर भेजिएगा, बच्चे रात को पार्टी करते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ड्राइवर साथ में था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब में एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को तो ये याद नहीं था कि मैंने रात को ये बात बोली है, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मेरे कोच, मैंने उन्हें फोन किया, जिन्हें मैं बुद्धा कहती हूँ, मैंने उनसे बोला 30 किलोमीटर पे स्पीड पे गाड़ी थी, आगे से सांड ने मारा, पूरी विंडशील्ड चकरा गई, सांड गाड़ी के ऊपर चला गया, गाड़ी सारी पिचक गई, बेटे को खरोंच नहीं आई, लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट। उसने बोला शालिनी तुमने इसे कहीं क्रिएट किया। मैं कहा कैसी बातें करते हो, मैं क्रिएट करूंगी? बोले हाँ शालिनी तुमने इसे क्रिएट किया, go back and think what conversation or what thought process did you had? Yes, उसे एक रात पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला उसका एक्सीडेंट हो ना जाए। ये थॉट मेरे माइंड में प्रीडोमिनेंटली थी कि बच्चे रात को लेट करेंगे, आएंगे, ये ड्राइव करेगा तो इसका एक्सीडेंट हो ना जाए। सो मेरी प्रीडोमिनेंट थॉट क्या थी? एक्सीडेंट हो ना जाए, हो जाए। और प्रिकॉशनरी क्या थी? इसके लिए ड्राइवर को भेजो। तो जो मेरी थॉट डोमिनेंट थी, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, वो अगर ये डोमिनेंट होती, नहीं नहीं ठीक है कुछ नहीं होगा, देन इट वुड हैव बीन ऑल राइट। सो रिमेंबर वन थिंग कि आपकी जो भी डोमिनेंट थॉट होगी वो आपकी लाइफ में आएगी। अब इसके लिए वो बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रहा है। मैं आई एम नॉट हेल्दी एंड आई एम हेल्दी, कौन सी थॉट डोमिनेंट है? आई एम नॉट हेल्दी एंड आई एम हेल्दी, और I will become healthy. I am healthy is a more dominant, more powerful thought, right? So I am rich. I am going to be rich. What is powerful? I am I am rich. rich. तो इस तरह से आपको वो thoughts देखनी है which is more powerful. So I am healthy is has a more, और I will be healthy. तो आपने ये देखना है कि मैं स्ट्रांग हूं या मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग हूं इज मोर पावरफुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे या मेरे पास पैसे हैं, क्या पावरफुल हुआ? है ना, मेरे पास पैसे हैं, मुझे सब प्यार करते हैं इज मोर पावरफुल देन मुझे सब प्यार करेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट बिकम्स मोर पावरफुल, मीन एज इफ इट हैज ऑलरेडी happened here, that is more powerful. तो what you feel always 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 dominant, ये आप याद रखिए। जो भी आप महसूस करते हैं ये हमेशा डोमिनेंट रहेगा, इसलिए वो रियलाइज होगा, वो आपकी जिंदगी में उतरेगा। तो आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको फील कैसे करना है? स्टेट यानी अवस्था, कि ऐसी अवस्था जो अभी है ऐसी नहीं कि जो आपकी अवस्था होगी। दिस इज द की टू इट, ये आप याद रखिएगा। हम जब शुरू में करते हैं या अब ये ऐसा हो, अब ये ऐसा होगा, सो दिस यू रियली नीड टू चेक, होगा नहीं है, और अपने आप को ये ट्रेन करना कि दिस इज डन, डन डील। ये भूल जाइए कि कैसे होगा। आप कहेंगे शालिनी नवेल भी ऐसी बातें कर रही हो, तुम भी पढ़ के ये बातें कर रही है, ये होगा कैसे? हाउ सोचना हमारा काम नहीं है। व्हेन वी वर रीडिंग चार्ल्स एफ हैनल, उसमें वो लिखते हैं ये सारा यूनिवर्स आपकी धरोहर है, आपकी मलकियत है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, ये ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, बंगला, गाड़ी, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। डू यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि मैं इसका मालिक हूं, मुझे ये चाहिए नहीं, ये मेरा है, मेरा इस पे बर्थ राइट है, ये मेरा अधिकार है। अगर हम ये सारी सोच वहां से लेके अपने जीवन चलें तो आप ये देखेंगे कि दिस हैपेंस ऑन इट्स ओन। सो आज का जो हमने 10 स्टेज पढ़े हैं
उससे हमने टेक अवे क्या लेना है, प्लीज नोट डाउन सो दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन। नंबर 1, आपकी जो प्रीडोमिनेंट थॉट है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आती है, तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उस समय हमेशा अंदर द्वंद होगा, आपको आएगा अरे मैं तो नेगेटिव सोच रहा हूँ, चलो मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊं। 1 मिनट के लिए पॉज करना है, कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करना है, गहरी सांस लें, उस गुस्से को, उस दर्द को, उस नेगेटिव इमोशन को आराम से पास होने दीजिए। जस्ट लेट इट पास, डोंट जितना रेजिस्ट करेंगे उतना वो पावरफुली होके नेगेटिव इमोशन और काम करेगी। सो डोंट डू दैट। तो विपाशना इसको बहुत ही ब्यूटीफुली सिखाती है। जब वो मेडिटेशन के लिए बिठाते हैं तो वो बोलते हैं कि जो भी थॉट आए उसको रेजिस्ट नहीं करना है, जस्ट लेट इट पास थ्रू। जैसे बादल नहीं है, बादल बहता चला जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बी इन द स्पेस वेयर these negative thoughts will stop coming to you. So disciplining your thought process. There is an example in another Neville Goddard book. मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स इसलिए समझा रही हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाए। एक लड़की एक ऑफिस में काम करती है और उसका बॉस उससे हमेशा डांट रहा है, हमेशा डांट रहा है, हमेशा डांट रहा है। और वो नेवेल गोडार्ड को जाके बोलती है आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस ऑफिस एनीमोर, आई डोंट वांट टू वर्क। वो मुझे हमेशा डांटता रहता है और वो मुझे रखना ही नहीं चाहता है। तो नेवेल ने पूछा कि तुम मुझे शुरू से बताओ कि जब तुम घर से निकलती हो तो क्या करती हो ये। उसने बोला मैं जब तैयार हो रही होती ना मेरा तभी दिमाग खराब हो जाता है, मेरा सर दुखने लग जाता है, मैं इरिटेट हो, मुझे पता है कि जैसे मैं जाऊंगी ऑफिस, कदम अंदर रखूंगी, वो चालू हो जाएगा ठक 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 ठक, बेइज्जती करेगा, मेरी कोई बात नहीं मानेगा। और होता भी है, यही होता है एग्जैक्टली। तो नेवेल गोडार्ड ने उसको बोला कि जब तुमने अपने ऑफिस से निकलना है तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, तुमने ये इमेजिन करना है कि वो मेरे को वेलकम कर रहा है, वो मेरा आदर कर रहा है, वो मेरा सम्मान कर रहा है, वो मेरे काम का रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड फ्रॉम देयर यू विल एंटर द ऑफिस। थर्ड डे, 2 दिन उसने ये किया, थर्ड डे उसके बॉस ने उसको बुला के उसकी प्रमोशन कर दी, उसको सेपरेट एक नया ऑफिस दे दिया एंड शी गॉट एवरीथिंग। कहने का अभिप्राय ये आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आपको अपनी सोच को डिसिप्लिन करना है, उसे पॉजिटिव करना है और लड़ झगड़ के अपनी इमोशंस के नहीं करना है। जस्ट बी इन द स्पेस ऑफ क्रिएशन की प्रेजेंट मोमेंट की पावरफुल थॉट क्या है। ठीक है, विद दिस हम आज का सेशन खत्म करेंगे और कल हम 11वें पेज से आगे चलेंगे। तो मैं